बार मैंने पढ़ा कि परमजीत सिंह राजीव नगर वाला गोलीकांड में शहीद हो गए। हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ धामी जी से कि अगर मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है, मुझे आप फर्जी समझते हैं, तो आप मुझे लिख करके दें कि परमजीत सिंह उत्तराखंड राज्य में आंदोलन में शहीद नहीं हुआ, तो मैं सरकार से कुछ नहीं मांगूंगा। उसकी आत्मा भटक रही है, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे माँ बाप आज भिखारी बन जाएंगे। सरकार ने, किसी ने, नेता ने, मंत्रियों ने मेरा कोई दुख नहीं सुना। मेरा कोई दुख सुनने वाला कोई नहीं। इससे मर जाना ही बेहतर है साहब, मर जाना बेहतर है। मेरे यहाँ कोई उत्तराखंड में कदर नहीं, इज्जत नहीं, कुछ नहीं। मेरे लिए तो परमजीत रोज मरता है, रोज रोता हूँ, रोज मरता है, रोज मरता है, रोज रोता हूँ मैं, लेकिन सरकार को चिंता नहीं। उत्तराखंड हमको मिल गया, ये बहुत खुशी है, लेकिन कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ, ये दुख हो तो आपको गुस्सा नहीं आता? क्या करे, गुस्सा करके क्या करे। सरकार इनकी, डंडा इनकी, बंदूक इनका, पुलिस इनकी, डीएम इनका, तहसील इनकी, गुंडे इनके। मेरे पास क्या है? मैं क्या कर सकता? ये आत्महत्या कर दूं और क्या होगा, इससे अलावा कुछ नहीं। और क्या कर सकता? इस वक्त जब सत्ता प्रतिष्ठान उत्तराखंड राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ मनाने के जश्न में डूबा हुआ है, जब अखबारों के विज्ञापनों में प्रशस्तिगान, उपलब्धियां, शहीदों के सपनों का राज्य बनाने के दावे और वादे किए जा रहे हैं, ठीक उस वक्त उन दावों और वादों की क्या हकीकत है, अगर ये जानना हो तो किसी शहीद के घर जाकर शहीद के परिजनों से ही पूछा जाए, तो इससे ज्यादा प्रामाणिक और बात शायद ही कोई दूसरी होगी। और इसी वजह से आज हम आए हैं एक ऐसे शहीद के घर जिनकी शहादत हुई थी 1 सितंबर 1994 को खटीमा में, शहीद परमजीत सिंह। उनके घर हम आए हैं और उनके परिजनों से, उनके माता पिता से आज हम जो बात सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप कल्पना कीजिएगा कि एक शहीद, 29 साल हो गए जिनकी शहादत को, 29 साल के बाद उनका परिवार, उनके परिजन, उनके माता पिता किस हाल में हैं, आप कल्पना कीजिए। और फिर आप मेल करिए नेताओं के उन दावों और उन वादों से जिनमें वो इस राज्य को 23 साल का चमकता दमकता विकसित उत्तराखंड, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का वादा करते हैं। तो मेरे साथ में इस फ्रेम में मौजूद हैं शहीद परमजीत सिंह के पिता नानक सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और फिर उसके बाद परमजीत सिंह जी के बारे में बताइए। आप कैसे हैं और किन हालातों में हैं? मैं किन हालातों में हूँ साहब, खाने कमाने लायक तो मैं हूं नहीं। 70-75 साल की उम्र है, मजदूरी कर नहीं सकता। जो सरकार वृद्धा पेंशन दे रही है 60 साल, उसी से हमारा गुजर चल रहा है। 1500 रुपये एक पेंशन हमको मिलती है, एक बुढ़िया को मिलती है, उसी से हमारा गुजर बसर चलता है। मेरा लड़की का लड़का देवता है, जिसको मैंने छोटेपन से ही पाला है। उसकी माँ मेरी गोद में छोड़ के ख़त्म हो गई थी। मैं उसको कहाँ छोड़ता, आखिर मैंने ही उसको ऊपर का दूध पिला के पाला। आज वो 22-23 साल का है, मुझे मम्मा पापा हमें ही बनाता है। तो साहब, लड़का मेरा होटल में काम करता है। होटल का काम आप जानते हैं, प्लेट साफ करो, बर्तन साफ करो, चौका खिलाओ, ये करो, टेबल साफ करो, ये काम है। 1 सितंबर को मैंने धामी जी से कहा था, डीएम साहब भी थे, धामी जी भी थे, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने साहब मेरा लड़का होटल में बर्तन धो रहा है, वो भी एक शहीद के परिवार से और सरदार, कुछ सोचिए। तो मैं रोने लगा तो धामी जी ने मेरा हाथ पकड़ा, नहीं बाबा, हम तुम्हारे बेटे हैं और हम ही परमजीत हैं, आप चिंता मत करो। डीएम साहब आओ, इधर आओ, इनकी लड़के की नौकरी लगाइए और इनकी पेंसिल चालू करिए। तो मैं 27 तारीख पर डीएम साहब के पास गया था। मैंने, मेरे घर वाली बीमार है साहब, उसके लिए कुछ सहायता करो, मेरी पेंसिल चालू करो। नो शासन जाने, हम नहीं जानते। वो है मेरे पास रिपोर्ट रखी, बताइए। हाँ, अब क्या कहें, सब नेता यही कहते हैं, अधिकारी भी यही कहते हैं। तो मैं धामी जी से हाथ जोड़ के ये कहता हूँ सरकार से कि भाई, अगर मेरे साथ सुतेला व्यवहार क्यों हो रहा है,
जितने भी आंदोलनकारी हैं उन सबको नौकरी है, नौकरी भी मिल गई, पेंशन भी मिल रही है, चिन्हित प्रमाण पत्र भी मिल रहा है। मुझे खुशी है, वो भी मेरे भाई हैं, मेरा ही परिवार है, मुझे खुशी है। और खुशी मुझे एक ये भी है कि परमजीत सिंह उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हो गया, मुझे दुख नहीं है, लेकिन हमें उत्तराखंड मिल गया, ये खुशी है। लेकिन उसकी आत्मा भटक रही है, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे माँ बाप आज भिखारी बन जाएंगे, सरकार उनकी कोई मदद नहीं करेगी, मेरी कोई मदद नहीं हो रही। मैं सरकार से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ धामी जी से कि अगर मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है और मुझे आप फर्जी समझते हैं तो आप मुझे लिख करके दें कि परमजीत सिंह उत्तराखंड राज्य में आंदोलन में शहीद नहीं हुआ और इनके माता शरण कौर, इनके पिता नानक सिंह को हम आंदोलनकारी नहीं मानते, तो मैं सरकार से कुछ नहीं मांगूंगा। जितने भी आंदोलनकारी हैं जो शहीद हुए उनके परिजनों को नौकरियां मिली और पेंशन भी मिल रही है, सरकार ने ही आदेश निकाला, पेंशन मिली। तो आप लोग क्यों रह गए, क्यों आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रही? इसके पीछे अभी तक क्या कारण आपको समझ में आया, क्या बताया गया? हमें तो कुछ नहीं बताया गया, यही बताया गया तुम्हारा तो गोद लड़का था, तुम्हारा गोद लड़का था, तुमने गोद लिया था। तो सीबीआई आई थी देहरादून। अच्छा, ये गोद लेने वाली कहानी थोड़ा सा इसको अच्छे से बताइए। मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो शहीद परमजीत सिंह हैं, उनके पिता जो नानक सिंह जी हैं, इन्होंने उनको बहुत बचपन में जब वो 4 या 5 साल के थे तब गोद ले लिया था और तब से उन्होंने ही उनको पाल पोस करके बड़ा किया, उनकी शादी की और उनके साथ ही वो रहे। सारी कहानी हम उनसे ही जानते हैं, आप ही मुझे विस्तार से बताइए परमजीत सिंह जी को गोद लेने की पूरी कहानी। ये है कि हम पहले मुरादाबाद ही रहते थे, अपने साडू साली के पास ही रहते थे। तो हमारी पत्नी का इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने इलाज के बाद कह दिया कि इनके बच्चे नहीं होंगे। तो ये रोती थी, कमजोर काफी हो गई। फिर रिश्तेदारों ने जोर दिया, भाई तेरे 7 बच्चे हैं, इनकी बहन को शिमला देवी को जोर दिया, भाई तुम तेरे 7 बच्चे हैं, एक बच्चा इनको दे देगी तो इसकी जान बच जाएगी और उसी बच्चे से ये अपना जो है हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो वो जो था हमारी साडू ने और साली ने ये कहा कि ठीक है, मेरे 7 बच्चे हैं और परमजीत जो है छोटा सा था 5-6 साल का, वो इन्हीं के पास, मौसी के पास रहता था। तो उन्होंने कहा ये इन्हीं का है, इन्हीं के पास बचपन से रहता है, लो मैं आज सतगुरु की कसम खा के तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, तुम इसको पालो, परवस्त करो, ये तुम्हारा बेटा है, हमारा बेटा आज से नहीं है, अपना बेटा जान के तुम इसके पालो परवस्त करो। तो उसको लेकर के हम अपना चश्मों का बिजनेस करते थे, कभी नेपाल चले गए, कभी आंध्रा चले गए, कभी उड़ीसा चले गए, ऐसे घूमते थे। फिर हम घूम फिर करके जो थे फिर मुरादाबाद चले गए। परमजीत सिंह संभल गया था, बड़ा हो गया था। फिर हम यहीं पर आए खटीमा किराए के मकान में हम लोग रहे, यहीं से मैंने उसका विवाह करा। उसके बाद जो था 1 साल के बाद हमें ये पता नहीं था कि हाँ उत्तराखंड में गोली चलेगी, क्या होगा आगे का भविष्य का कोई पता नहीं। तो पहाड़ी के लड़के आए, भाई जलूस निकल रहा, परमजीत चल यार दोस्त तू भी चल। वो उनके साथ जलूस में चला गया, जब से वो लौट के नहीं आया। उसके बाद में जो था सीबीआई हमारे घर आई, वो लड़का परमजीत तुम्हारा बच्चा था? मैंने हाँ साहब। आसपास में सबसे पता करा, भाई वो परमजीत सिंह मोहल्ले पड़ोसियों ने कहा इन्हीं का बेटा था, शादी विवाह बहू का इन्होंने करा, बच्चा इन्हीं के पास रहता था, उत्तराखंड में आंदोलन में शहीद हो गया। कैसे तुमने लिया? मैंने कहा भाई हमने गोद लेके पाला था। तुम्हारे साडू साली ये कह देंगे कि हमने इनको गोद दिया। मैंने साहब मुरादाबाद में पता कर लो। तो वो उन्होंने कहा तुम मत आना, हम जा रहे हैं। उन्होंने वे जो थे सीबीआई वहां पर पहुंच गई, KN सिंह DIG साहब। उन्होंने हमारे साडू से अलग पूछा, हमारी साली से अलग पूछा कि परमजीत सिंह नानक सिंह के पास क्यों रहता था, क्यों गोली कांड में मारा गया, तुम्हारे पास क्यों ना नहीं रहता था। तो उन्होंने ये कहा कि साहब हमने उनको गोद दिया था, मेरी बहन के बच्चे नहीं थे, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब संतान नहीं होगी। ये उन्होंने जो उनको जन्म देने वाले माता पिता थे उन्होंने खुद स्वीकार किया? हाँ, खुद स्वीकार किया और यही बयान उन्होंने सीबीआई में भी दिए। अच्छा। हाँ, सीबीआई में भी बयान उनके नोट है। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास गोदनामा होना चाहिए,
ठीक। अभी तुम्हारे साडू साली जीवित हैं, हम्म। बुलाओ उनको, तुम गोदनामा लिखवाओ। तो मैं गया, उस टाइम फोन उन तो थे ही नहीं, तो मैंने भाई वहाँ गोदनामा लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो भाई, सच को आँच नहीं, जो हमने दिया है हम कहेंगे जी। तो वो तहसील में आए, उन्होंने गोदनामा लिखा, 20 रुपए की स्टाम्प पे नोटरी हुई, मोहर लग गई, सब कुछ हुआ, उनके बयान हो गए। तो वो गोदनामा वो हमको बना करके दे गए कि ये लो तुम अपना चलाओ। जो आप लोगों की स्थिति है, आप कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से कोई सरकारी मदद नहीं है, वृद्धा पेंशन के अलावा 1500 रुपए के हाँ जी, अलावा, हाँ। जो पेंशन आपको नहीं मिली, उसके आपने कहाँ कहाँ फरियाद लगाई, किस किस से मिले आप, प्रशासनिक रूप से, नेताओं से, मंत्रियों से, कहाँ कहाँ, कब कब? मैं जितने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए मैं सभी के पास गया, सब यहाँ पर आए थे, मैं उनके पास भी फाइल लेकर गया, मैंने रिपोर्ट लगाई, उनको लिखित रूप से दी जी। कई बार इन्होंने भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते थे? हो जाएगा हो जाएगा, बस अब भी यही कह रहे हैं हो जाएगा। आपको गुस्सा नहीं आता? क्या करें, गुस्सा करके क्या करें। सरकार इनकी, डंडा इनकी, बंदूक इनका, पुलिस इनकी, डीएम इनका, तहसील इनकी, गुंडे इनके, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता, हाथ ही जोड़ सकता हूँ, क्या और क्या कर सकता हूँ, या आत्महत्या कर दूंगा, और क्या होगा, इससे अलावा कुछ नहीं, और क्या कर सकता हूँ। कोई सुनवाई नहीं, कोई आके नहीं देखता क्या हो रहा है, बुढ़िया बुढ़ा कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं। आखिरी बार आपके घर में कोई नेता कब आया था? ये पहले जब ये विधायक जी थे, धामी जी, 2-2.5 साल पहले, ये अगस्त के महीने में आए थे, 15 अगस्त को। अच्छा। और इनके साथ कुछ तहसीलदार भी थे और पटवारी थे, उसके बाद कोई नहीं आया। जब विधायक थे? जब विधायक थे, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद तो 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, कोई नहीं आया। और जो इस बार के विधायक हैं कांग्रेस वाले, हाँ, कापड़ी साहब, कापड़ी जी भी नहीं आए। वो भी नहीं आए? नहीं, कोई नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आते थे वोट हाँ, मांगने? इलेक्शन के टाइम आए थे, दोनों आए होंगे? दोनों पार्टियां? दोनों आए थे, यहाँ मीटिंग करी थी, उसके बाद से कोई नहीं। इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि जैसे आपने कहा कि जो आपकी बहू हैं, वो शादी के बाद वो चली गई थी, उनकी कहीं और शादी हो गई थी, तो उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है पेंशन का? नहीं, हाँ, किसी का कुछ नहीं। बहू ने तो लिख करके मुझे शपथ पत्र दे दिया कि बाबा मेरे तो बेटा भी कमा रही है, आदमी कमा रहा है, अब तो कोई पैसे की कमी नहीं है, और आप जो हैं ये पेंसिल आप ही ले लो, जो भी सहायता मिल रही उत्तराखंड सरकार से आप ले लो, आपका बुढ़ापा शरीर है, मैं किसी की बद्दुआ लेना नहीं चाहती। हाँ। शहीद होने के बाद आपको जो शुरुआत में कोई आर्थिक सहायता मिली थी? बस वो 1 लाख की दी थी। नहीं, जो आप 10 लाख की बात कर रहे थे, वो 10 लाख रुपया जो था बहू को मिला था। कब? नरेंद्र तिवारी के शासनकाल में। अच्छा। 10 लाख मिला था, बहू के खाते में आया था। अच्छा। हमने जाके सितारगंज जमा करा दिया। ठीक। हाँ, फिर वो उसके माता पिता आए, हमारे साडू वाडू आए, ले गए, ले जाने के बाद फिर वो दोबारा हम यहाँ भेजी नहीं उन्होंने। अच्छा। हाँ, यहाँ से पैसा भी उन्होंने ट्रांसफर करा लिया था, और शादी भी कर ली? फिर शादी भी दोबारा कर ली। आपको बाद में पता चला? हमें बाद पता चला 2.5 महीने के बाद। ठीक। हाँ, हमें नहीं बताया। तो उन्होंने कभी नौकरी के लिए आवेदन किया? किन्होंने? आपकी बहू ने? वो खुद कहती कि हम मुझे नौकरी करके क्या करना है। क्योंकि उन्होंने तो कहीं और शादी कर ली। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि बहू ने भी आपको एनओसी दे दी कि पेंशन मुझे नहीं चाहिए, आप ले सकते हाँ, हैं? लिख दिया उन्होंने, शपथ पत्र है आपके पास, गोदनामा भी है, सब कुछ भी है। हाँ। उसके बाद भी सिस्टम सरकार मानती है कि आप उनके सौतेले पिता हैं, सौतेले माँ बाप हैं, इसलिए। अब सरकार क्या मानती है मैं तो इसको नहीं जानता हूँ। सरकार क्या मैं तो कहे तो सही सरकार, भाई ये कमी है तुम्हारे अंदर। ये जो आपका अपना ये जो घर है, इसकी हालत तो बहुत जर्जर है, जरा आप इसको दिखाइए तो घर को, जरा सा हम देखें जरा सा। ये आपका तब से ऐसा ही है घर? ऐसा ही है सर। वहां पर पट्टा मिला था मुझे ITI स्कूल पर जी। उस पट्टे में जो था वो पैसे वाली पार्टी थी, उसने मुझे वहां रहने नहीं दिया। किस चीज का पट्टा मिला था? शहीदों के परिवारों को जो मिला था? नहीं, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, मैं अच्छा। किराए पे रहता था। अच्छा। तो खंडूरी जी ने मुझे दिया था, खंडूरी जी ने कि वो जो है पट्टा ले लो, वहां बनवा लो। अच्छा। तो मैंने वहां पर गया तो उन्होंने मार धाड़ कर दी, शुरू कर दी, रहने नहीं दिया। हमारे जितने भी थे, पुलिस वाले, तहसील वाले, जितने भी थे, वो सब उसी के पक्ष में थे। नेता भी बिक चुके थे।
ये सब एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के परिवार के साथ हुआ। हाँ जी। तो आज की तारीख में क्या स्थिति है उस जमीन की? स्थिति क्या, बस वो मैंने जो था उन्होंने कहा भाई बेच दो, यहाँ रह नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने एक फौजी को बेच दी। अच्छा। बेचने के बाद ये साहब मैंने ये घर बना लिया। अच्छा। हाँ, बाकी कर्जा दे दिया। अब ये पन्नी ना डालूं तो सर मैं बैठ नहीं सकता, इतनी बारिश होगी तो नहीं बैठा जाएगा। चारों तरफ टप पानी एकदम धार की तरह चूता। और जैसे कभी आप लोगों की बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई, पुलिस वुलिस कभी कुछ आपको बीच बीच में देखने आते हैं लोग? कोई नहीं, प्रशासन के लोग कोई नहीं। जैसे दुख बीमार हो गया तो क्या करते हैं? मोहल्ले वाले हैं बेचारे, ये लड़के को फोन करके बुलाता हूँ, वही टुक टुक में रिक्शे में बैठा के ले जाता है, ये मोहल्ले पड़ोस वाले ले जाते हैं, और कोई नहीं आता। परमजीत जी से आपकी जो 1994 का वो दौर है, तब मैं आपको बहुत दुख तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जब आखिरी मुलाकात हुई, आपको आखिरी बातचीत याद है उनसे? कहाँ मतलब उस दिन आखिरी बार आपने उनके साथ क्या बातचीत हुई थी? कहाँ थे आप? कहाँ थे उस दिन? क्या हुआ था उस दिन? मैं राजीव नगर में रहता था, किराए के मकान में। अच्छा। बहू भी वहीं रहती थी, हम भी रहते थे। तो मैंने कहा बेटा आज मुझे कुछ शक लग रहा है, चारों तरफ पुलिस है। हाँ, और डीके केन घूम रहा है चौराहे पे, बहुत पुलिस आई हुई है, तू जाना मत, कोई ना कोई बवाल हो जाएगा। तो नहीं बाबा, हमारा किसी से झगड़ा उगड़ा थोड़ा है, मैं तो काम पे जाऊंगा। तो मैंने काम पे क्या जाएगा, अभी तो आज मत जा भाई। तो आधे घंटे के बाद वो खाना खा रहे थे बैठे बैठे, तो वो लड़के आए पहाड़ियों के, उन्हें क्या यार दोस्त झलूस निकल रहा है और रामलीला मंदिर में हजारों आदमी आया हुआ है, तू यहाँ बैठा है, तू चल। वो उसको ले गए, उन्हीं के साथ चला गया कि बाबा मैं जल्दी आ जाऊंगा, इंतजार मत करना। जब से फिर आए, यही बात हुई थी बस, और कोई बात नहीं। फिर आपको कैसे पता चला कि उनको गोली लग गई है? हम इंतजार करते रहे, लोग ऐसे ऐसे भाग के जा रहे थे, फिर पुलिस की गाड़ी आई, हम लोग यहाँ खड़े हुए रोड पे देख रहे थे। पुलिस वालों ने क्या गाली दे के कहा सालों मार दूंगे गोली, हटो अंदर जाओ, यहाँ क्या देख रहे हो। तो जब वो गाड़ी निकल गई तो हम लोगों ने देखा तो गाड़ी से खून टपक रहा था। अच्छा। आगे तक खून टपकता जा रहा था। तो लोगों ने कहा कि तो इसमें कोई ना कोई मरा हुआ आदमी है, ये भर के फेंकने जा रहे हैं। तो हम बुढ़िया, हम बहू से कहा बेटा मैंने, तू मत निकलना बाहर, तू घर में बैठ, हम जा रहे हैं लड़के को देखने के लिए, हो सकता गुरुद्वारे चला गया हो। तो यहाँ फाटक पे 2 डंडे मेरे मारे, एक इसके मारा पुलिस ने। चलो सालो कहाँ जा रहे हो? मैंने साहब हमारा लड़का नहीं आया, होगा आ जाएगा, घर जाओ, कर्फ्यू लगा, क्यों जा रहे हो? कर्फ्यू में जाओगे गोली मार देंगे, हटो। इसको भी धक्का दिया, मुझे धक्का दिया, जाने नहीं दिया। रेलवे फाटक से हम लौट ही आए। लौटने के बाद फिर हम जा रहे, सुबह गए, सुबह भी नहीं जाने दिया। उधर से जब हम लौट करके आए गुरुद्वारे की तरफ से, तो लोगों की भीड़ जुड़ रही थी मेरे घर पर, वो अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने क्या बाबा तुम्हारा परमजीत आ गया? मैंने नहीं भाई अभी तो नहीं आया, वो तो खत्म हो गया। मैंने तुम्हें क्या पता, तुमने कहाँ देखा, कहाँ मरा वो? नो नहीं, ये अखबार देख। अब वो अखबार मैंने पढ़ा कि परमजीत सिंह राजीव नगर वाला गोलीकांड में शहीद हुए। अगले दिन तब हमें पता चला। और फिर बॉडी वगैरह मिली? फिर कुछ नहीं हुआ, किसी की बॉडी नहीं दी, बॉडी किसी की नहीं दी, जाने नहीं दिया। अब वो पता नहीं कहाँ फेंका, क्या करा क्या नहीं करा। सरकार ने, किसी ने, नेता ने, मंत्रियों ने मेरा कोई दुख नहीं सुना। मेरा कोई दुख सुनने वाला कोई नहीं। इससे मर जाना ही बेहतर है साहब, मर जाना बेहतर है। मेरे यहाँ कोई उत्तराखंड में कदर नहीं, इज्जत नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मेरे बेटे ने शहीदी दी थी। आज मेरे बच्चे की भी आत्मा भटक रही होगी। उत्तराखंड में मैं जिंदा रहने के मैं चाहता ही नहीं, मेरी आत्मा भर गई है उत्तराखंड से। ईश्वर मुझे भी उठा ले तो अच्छा ही। कुत्ते की कदर है उत्तराखंड में, मेरी कदर नहीं है, ये दुख है।
बेटे का दुख नहीं। उत्तराखंड हमको मिल गया, ये बहुत खुशी है, लेकिन कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूं, ये दुख है। कोई कदर नहीं मेरी, कहीं कदर नहीं। अब आपके मन में क्या है, मतलब इस पड़ाव पर, इस पड़ाव में आप हैं, इतना सब कुछ आपने देख लिया, 29 बरस हो गए आपके बेटे को गए हुए, और उसके बाद इस राज्य में जो कुछ भी हुआ आपने अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। इसके बाद भी आप कहते हैं कि आश्वासन पर आश्वासन, वादे वादे वादे, ये सब मिलता रहता है। एक संदेश अगर आपको देना हो आज, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही संदेश दे रहा हूँ कि सरकार से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भाई, यह तो जो सेवा बहाल सबकी करी है वो मेरी कर दो। अगर नहीं करनी है तो मुझे लिख के दे दो कि परमजीत सिंह उत्तराखंड में शहीद नहीं हुआ और हम उसके माता पिता को भी आंदोलनकारी नहीं मानते, बस। और मैं कुछ नहीं मानता, मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ना सरकार परेशान होगी बार बार, ना मैं परेशान होऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा ऐसी जिंदगी से मुझे उठा ले तो बढ़िया, भटकना अच्छा नहीं। उसी टाइम में गोली मेरे भी लग जाती तो अच्छा था। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। उत्तराखंड मिल गया, बहुत खुशी, लेकिन सरकार तो कुछ हमारी तरफ सोचे। अब 70-75 के साल में सर आप ही बताइए, मेरे खाने कमाने की हिम्मत है? बाजार तक भी मैं 3 जगह बैठ के जाता हूँ, 3 जगह बैठ के लौट के आता हूँ। रिक्शा से जाओ, 30 रुपए जाने में, 30 आने में, 60 रुपए, 60 रुपए में रोटी खा लेंगे। पैदल ही जाता हूँ। जब 16-17 तारीख को पेंसिल आ जाती 60 साल, अब 60 साल आएगी, पैसे मिलेंगे तो रिजाई उजाई बना लेंगे अपने भी। तो 1500 रुपए की पेंशन से क्या कर लेते हो? अब क्या करें फिर, क्या करा जाए बताओ? क्या एक सहारा है बस, और क्या है? जैसे दाल में नमक डाल देते हैं, वो सहारा है। आप ही बताइए, इतनी महंगाई में महीने में 1500 क्या कमाने रखते हैं? क्रोध आ जाता है, क्या करें? अपने आप को बस में करना पड़ता है। मैं खत्म भी हो गया तो इनका खाना खराब हो जाएगा, लड़के का खाना खराब हो जाएगा, लड़के को कोई गले लगाने वाला नहीं है, इसलिए सोच के, चारों तरफ सोच के चुप हो जाता। चल परमात्मा जो हो रहा ठीक। ये सब कुछ सुनने के बाद आपको लगता है कि ये राज्य, जो ये सरकारें जो ये दावे और वादे और ये सब करते हैं, क्या इनको ये सब करने का हक है? किसी एक सरकार की बात नहीं है, इस पूरे 23 साल के इस उत्तराखंड की पूरी कहानी है। लेकिन नेताओं को मगर शर्म आएगी नहीं। लेकिन हकीकत ये है, आप जरा कल्पना कीजिए, एक शहीद उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गोली खाने वाला एक बच्चा, जिसका अंतिम दर्शन उसके माता पिता नहीं कर पाए, जिन्होंने उसे गोद लिया था। और रही बात सिस्टम से सवाल पूछने की, इतना कुछ समझने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद आपको लगता है कि उनसे क्या सवाल पूछा जाना चाहिए और क्या वो जवाब देंगे? ये हम सब के लिए शर्म से डूब कर मर जाने की बात है। सरकारें अपनी मर्जी के फैसले करने के लिए तमाम तरह के प्रावधान निकालती है। अभी विधानसभा भर्तियों में देखा होगा, मुख्यमंत्री जी के ही सिग्नेचर थे, विचलन के माध्यम से बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, एक आध अपॉइंटमेंट्स हुए थे उनके रिश्तेदारों के। हालांकि अब वो नियुक्तियां रद्द हो गई हैं, लेकिन विचलन के माध्यम से तमाम सरकारों ने शासनादेश निकाले, अपनी मर्जी का सब कुछ कर देते हैं। लेकिन जब एक बुजुर्ग, एक 70-75 वर्ष के जीवन के अंतिम पड़ाव में एक बुजुर्ग और उनकी पत्नी, 2 बुजुर्ग लोगों के की लाठी बनने का जब इस सरकार को वक्त था, मौका था, सिस्टम को मौका था, तब उसने अपने हाथ से मौका जाने दिया और उनको उनके हालात पर छोड़ दिया। क्या इस दिन के लिए ये राज्य बना था कि नेताओं की तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की होती रही और शहीदों की ये स्थिति हो जाए? आप खुद फैसला कीजिए। 23 बरस का ये राज्य, जिसकी सफलता का गुणगान सरकारी मजमे के द्वारा किया जा रहा है, एक तरफ वो तस्वीर है, जब आप उस तस्वीर को देखें, उन विज्ञापनों को देखें, उन दावों को देखें, तब आप इन बुजुर्ग की आप बीती को भी ध्यान में देखिए और उसको जेहन में रखते हुए सवाल अपने आप से भी पूछिएगा, क्या 23 बरस का हासिल हमें हुआ है
और क्या यही इस राज्य की नियति थी? धन्यवाद।